अशोक स्तंभ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अशोक स्तंभ का इतिहास आखिर क्या है? अशोक स्तंभ को किसने बनवाया, कैसे स्तंभ को खोजा गया, फिर कैसे ये चिन्ह देश का नेशनल एम्बलम बना और किसने इसे डिजाइन किया, और सबसे अहम सवाल, कहां-कहां इस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं पता तो चलिए लिए चलते हैं आपको अशोक स्तंभ से जुड़े इतिहास की यात्रा पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। अशोक स्तंभ को भारत के महान सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व बनवाया था। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इकलौता स्तंभ था जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। उनके द्वारा ऐसे कई स्तंभ बनवाए गए थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले उनके राज्य में कई जगह पर लगवाए गए थे। खासकर ये स्तंभ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में लगवाए गए और ऐसी जगहों पर जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक ने इन स्तंभों की रचना धर्म स्तंभ के रूप में करवाई थी। आज की बात करें तो सम्राट अशोक के 7 स्तंभ ही प्रमुख मिले हैं। इनमें से सांची का स्तंभ मेन है, लेकिन इन सभी का डिजाइन अलग अलग है। सम्राट अशोक के ये स्तंभ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पाए गए। इनमें से 2 स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1351 से 1388 ईस्वी के बीच दिल्ली में रीएलोकेट किया गया। इनमें से एक पिलर आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास स्थित है, जिसे दिल्ली मेरठ पिलर भी कहा जाता है, और एक स्तंभ फिरोज शाह कोटला के पास स्थित है, जिसे दिल्ली टोपरा पिलर कहा जाता है। हालांकि कहा जाता है कि मुगल काल में भी कई स्तंभों को मुगल शासकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। अब जिस अशोक स्तंभ के चिन्ह को भारत के नेशनल एम्बलम के तौर पर चुना गया, वो है सारनाथ में खोजा गया अशोक स्तंभ, जिसे मार्च 1905 में खोजा गया था। इसकी खोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखने वाले मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रॉबिन एलन सम्राट अशोक से जुड़ी खोजों पर भी लिख चुके हैं। उन्होंने अशोका द सर्च ऑफ इंडियाज लास्ट एम्परर में सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज के बारे में भी बताया है। अपनी इस किताब में वो स्तंभ को खोजने वाले शख्स फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल के बारे में बताते हैं, जो पैदा जर्मनी में हुए थे, लेकिन बाद में जर्मन नागरिकता छोड़ भारत आ गए और यहाँ उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली, क्योंकि तब भारत ब्रिटिशर्स के ही अधीन था। फ्रेडरिक की बात करें तो उन्होंने पहले रेलवे में बतौर सिविल इंजीनियर की नौकरी की और फिर लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर ले लिया। साल 1903 में फ्रेडरिक का तबादला बनारस हो गया, जहां से सारनाथ की दूरी महज 10 किलोमीटर है। फ्रेडरिक के पास आर्कियोलॉजी को लेकर किसी तरह की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी रुचि पुरातत्वों की खोज में थी। फ्रेडरिक ने चीनी यात्रियों की किताबों से ये जानकारी हासिल की कि सारनाथ के पास उन्हें कहाँ खुदाई करनी चाहिए। उन्होंने सारनाथ का एक एरिया चिन्हित किया और उन्हें खुदाई की इजाज़त भी दे दी गई। सबसे पहले उन्हें उस जगह पर गुप्त काल के मंदिर के सबूत मिले, जिसके नीचे अशोक काल का एक ढांचा था। इतिहासकार एलन के मुताबिक फ्रेडरिक को पहले स्तंभ का निचला ढांचा मिला और फिर साल 1905 में उन्हें स्तंभ का शीर्ष भी मिल गया, जिस पर शेरों की आकृति बनी हुई थी। इस खोज को सदी की महान खोजों में से एक माना जाता है। जहां स्तंभ मिला था, फौरन ही वहां म्यूजियम बनाने के आदेश भी दे दिए गए। सारनाथ म्यूजियम भारत का पहला ऑन साइट म्यूजियम है। आज भी ये अशोक स्तंभ वहीं रखा गया है। खैर, इस खोज से 42 साल बाद भारत आज़ाद हो गया और 1947 में आज़ादी से ऐन पहले ये सवाल उठा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होना चाहिए। ऐसे में 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए एक डिज़ाइन बनाया जाना चाहिए। ऐसे में पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल की बात कही। यही नहीं, पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के काल को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की छवि को बदल देने वाला भी बताया। इसके बाद नेहरू के प्रस्ताव पर सभी नेता एकमत हो गए कि देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय प्रतीक होना ही चाहिए, और यह भी तय था कि यह प्रतीक अशोक के दौर से ही लिया जाएगा। लेकिन जब देश भर के कला स्कूलों के बनाए चित्र इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए, तब एक आईएएस अफसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने अशोक स्तंभ को प्रतीक के तौर पर एक चित्र में उकेरा, जिसे राष्ट्रीय भवन की प्रेस ने कुछ मामूली बदलावों के साथ संविधान सभा के सामने पेश किया और ये प्रतीक सबको पसंद आया।
लेकिन कागजों, दस्तावेजों और आपके पासपोर्ट पर जो अशोक स्तंभ आप देखते हैं, उसे बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। इसी चित्र को उन्होंने संविधान के पहले पन्ने पर भी स्केच किया था। दरअसल मौर्य शासन काल के ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट की ताकत को दिखाते थे। जब भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया था। लगे हाथ आपको अशोक स्तंभ से जुड़े कानून के बारे में भी जान लेना चाहिए। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी या पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या फिर पूर्व विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का यूज नहीं कर सकते। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक इस तरह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा हो सकती है। तो ये है अशोक स्तंभ से जुड़ी पूरी कहानी। बाकी रही बात कंट्रोवर्सी की, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया पर कई वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन हमारा काम है आपको ज्ञान देना, और वो भी बिन मांगा, सो वो हमने आपको दे दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अनकट पर अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए।